नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द ललन टॉप की जो यात्रा है हमारी यूपी का हालचाल जानने निकली है। उस समय हम गोरखपुर में आ गए हैं और हमारे सामने हैं मनोज जी। मनोज सिंह यहाँ के पत्रकार हैं, पुराने गोरखपुर में रहते हैं। और इस पूरी बातचीत को करने का मकसद मैं पहले समझाऊं। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार नई नई आई थी साल 2017 में, तो उस समय गोरखपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हादसा ये था कि मेडिकल कॉलेज में कुछ बच्चों की मौत सामने आई थी। वो महीना था अगस्त का सर। मतलब मनोज जी, मतलब मेरे ख्याल से सरकार बने 2-3 महीने ही बीते थे और सरकार कुछ 100 दिनों की उपलब्धि वाली पे कुछ तैयारियां अभी कर रही थी कि 100 दिनों की उपलब्धि की बातचीत की जाएगी। तो पूरा देश उस घटना से हिला हुआ था कि अस्पताल में बच्चे, नवजात शिशु, निकू और पिकू, यानी एनआईसीयू, नियोनेटल आईसीयू है, और पिकू, तो पीआईसीयू में बच्चे मरे थे, बच्चों की मौत हुई थी और ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी। इस बातचीत को हम मनोज जी के साथ क्यों कर रहे हैं? कहना ये मनोज जी इसलिए कर रहे हैं कि मनोज जी वो कुछ एक पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने इस घटना के बहुत पहले से ही विसिल ब्लो किया था, अलार्म बजा दिया था कि सर ये इस तरह से हो रहा है। मनोज जी, इस बातचीत में ना हम लोग उस घटना का रिकैप करना चाहते हैं, उस घटना को जानना चाहते हैं कि मतलब अब उसमें लल्लन टॉप का नया सब कुछ शुरू ही हुआ था। तो अब हम लोग एक नए फेज में हैं, एक थोड़ा नया बेस है, व्यूअर्स भी। तो हम चाहते हैं कि ना उस रिकैप को अगर देख सकें हम लोग किसी तरह से, तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आप एक पोर्टल भी चलाते हैं, इसका नाम गोरखपुर न्यूज़ लाइन है। हाँ, और उस पे ही उस समय भी खबरें आ रही थी। उस समय मैं लल्लन टॉप में नहीं था, किसी और संस्थान में काम करता था, तो घूमते फिरते गोरखपुर आना भी हुआ था। तो घटना शुरू कहाँ से होती है यहाँ, मतलब आधारशिला कहाँ से रखी गई थी इस पूरी दुर्घटना की, क्या हुआ था? ये उसमें मेडिकल कॉलेज में उस दौरान जो है इंसेफ्लाइटिस के केसेस बहुत हो रहे थे और ख़ासकर अगस्त जुलाई महीने से ही इंसेफ्लाइटिस से जो बच्चे थे वो पूरा वार्ड भर जाता था। तो उस दौरान ये 10 अगस्त की घटना हुई थी और पूरा वार्ड इंसेफ्लाइटिस मरीजों से भरा हुआ था। और जो ऑक्सीजन प्लांट था उसका जो पैसा बकाया था, करीब उस समय 64 लाख के आसपास बकाया था, वो पैसा उनको मिला नहीं था। और मेडिकल कॉलेज में इस तरह की चीज़ें लंबे समय से चल रही थी कि जैसे वहाँ पे जो डॉक्टर काम कर रहे थे इंसेफ्लाइटिस वार्ड में, जो वार्ड बॉय काम कर रहे थे, जो नर्सेज काम कर रही थी, उन लोगों को समय से पैसा नहीं मिल रहा था। जो उनका जो पैसा गवर्नमेंट से आना था वो नहीं आ रहा था। उस पर मैंने उसी समय करीब 10 अगस्त के पहले से ही, अगस्त से एक सीरीज़ शुरू किया था कि आखिर क्यों है कि वहाँ के डॉक्टरों को पैसा नहीं मिल रहा है, नर्स को पैसा नहीं मिल रहा है। वहाँ पीएमआर डिपार्टमेंट है, जो इंसेफ्लाइटिस से जो लोग बच्चे विकलांग हो जाते हैं उनका डिपार्टमेंट चलता है, उनको तो 3 साल से पैसे नहीं मिल रहे थे। तो ये स्टोरी थी। उसी सिलसिले में ये भी जानकारी आई कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका भी जो समय से कभी उसको भुगतान नहीं होता है और उसका भुगतान धीरे धीरे उस समय जो बकाया है वो करीब 64 लाख के आसपास हो गया था। तो एक दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, करीब दोपहर में 9 तारीख को। 9 अगस्त को? जी जी, दोपहर में मेरे पास एक व्हाट्सएप आया जो मेडिकल कॉलेज में मेरे जो सोर्स थे उसने भेजा था। और वो मैंने जब पढ़ा तो मुझे एक मतलब अलार्म जैसा लगा, क्योंकि उसमें वो 3 जो ऑक्सीजन प्लांट के जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को, जो बाल रोग विभाग के अध्यक्ष को, और जो ऑक्सीजन प्लांट और मेंटेनेंस का काम जो देखते थे वो प्रोफेसर, उनको। वो उन लोग रोज़ जाके उसका मेजरमेंट लेते थे ऑक्सीजन प्लांट में कितना ऑक्सीजन है। तो उन्होंने सुबह सुबह जाके उसको मेजरमेंट लिया था और उन्होंने लिखा था कि ये शाम तक समाप्त हो जाएगा। अच्छा, और उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा था? चिट्ठी हाथ से लिखी हुई चिट्ठी थी और तीनों जो ऑपरेटर्स थे उसमें उन्होंने अपने नाम से लिखा था और उनको रिसीव भी करा दिया था कि आज शाम तक का ही इसमें ऑक्सीजन है, अगर या तो ऑक्सीजन मंगा लिया जाए या कोई इसका वैकल्पिक इंतज़ाम कर लिया जाए। उसमें उन्होंने ये भी लिखा था
कि हमने जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी जो एजेंसीज थी उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अब हम नहीं भेज पाएंगे क्योंकि हमारा पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है। तो वो चिट्ठी देखकर किसी के लिए भी एक बड़ी मतलब अलार्मिंग बात होती कि भाई ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, वार्ड पूरा भरा हुआ है, इंसेफ्लाइटिस का सीज़न चल रहा है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, एनआईसीयू में तो बच्चे होते ही हैं, और इंसेफ्लाइटिस के ज़्यादातर बच्चों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने उस खबर को तुरंत अपने पोर्टल पे अपडेट किया। उस दिन मेरे पोर्टल में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी थी, तो 1-2 घंटा मुझे लगा उस खबर को लगाने में, लेकिन वो करीब-करीब 5 बजे शाम को वो लग गई। और इस बीच में मैंने प्रिंसिपल को भी फ़ोन किया था उनका वर्जन जानने। गणेश कुमार ही थे उसमें। उस समय आर के मिश्रा जी थे, आर.के. मिश्रा जी थे उस समय, हाँ। लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करना और वैकल्पिक तौर पर कोई इंतज़ाम करना प्रशासन के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत कठिन काम नहीं है। इतना तो ज़रूर वो लोग कर लेंगे। तो हैंड में होता ही इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के हाथ में। जी, जी, हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये नहीं हो पाएगा। मैंने खबर लिख दी और उसमें एक ये भी लिखा था कि अगर ये ऑक्सीजन का कोई वैकल्पिक इंतज़ाम नहीं किया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये शाम को ही ये खबर 9 अगस्त की शाम की बता रहे हैं। फ्लैश हो गई थी। अच्छा, 9 अगस्त की बात हो गई मनोज जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ उस समय के हिसाब से मेडिकल कॉलेज पे कितना लोड था इंसेफ्लाइटिस का आसपास के जिलों का करीब बिहार तक का लोड हुआ करता है यहाँ पे, ये सुनते हैं हम। देखिए, उस समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर करीब 6 करोड़ लोगों के लिए एकमात्र एक टर्शरी मेडिकल केयर सेंटर है। अब तो मान लीजिए अभी एम्स शुरू हो गया है, लेकिन उस समय ये आपके आजमगढ़, बलिया से लेके और गोरखपुर, बस्ती, बहराइच से लेके और बिहार के जो गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, यहाँ तक के मरीज़ वहाँ पर आते थे। यहाँ तक कि नेपाल के भी कुछ मरीज़ आके उसमें एडमिट होते थे, क्योंकि यही एकमात्र सेंटर था। और शुरू से ही इंसेफ्लाइटिस का इलाज करने में इसने अपनी एक योग्यता भी हासिल की थी, क्योंकि 1978 से इंसेफ्लाइटिस का यहाँ पे मरीजों की भर्ती हो रही थी। तो वो 6 करोड़ लोगों का बर्डन इस मेडिकल कॉलेज पे था, तो वो काफ़ी लोग थे वहाँ पे। तो अगले दिन मुझे लगा कि रात में मैंने मेडिकल कॉलेज का विजिट नहीं किया था, ये रात में ही हादसा हो गया। अगले दिन मैं करीब 11 बजे मेडिकल कॉलेज ये जानने के लिए गया कि आखिर जब कल ऑक्सीजन की क्राइसिस थी तो क्या कोई इंतज़ाम हो गया था कि नहीं हो गया था या कुछ हुआ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि जो इंसेफ्लाइटिस वार्ड है उसके बाहर डॉक्टर कफील मोबाइल से बतिया रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और थोड़े परेशान हाल में हैं। और डॉक्टर कफील अहमद खान जी, उस समय वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे वहाँ पे और बाल लोक विभाग के। वो बाहर बेचैनी से टहल रहे थे और बातचीत लगातार मोबाइल पे थे। और उसके पास में इंसेफ्लाइटिस वार्ड के बगल में ही जो सिलेंडर से इंतज़ाम मेडिकल कॉलेज में ये था कि अगर ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई अगर ख़त्म हो जाती है तो इंसेफ्लाइटिस वार्ड में 52 सिलेंडर का एक जंबो सिलेंडर लगाने का वो प्लांट था कि वो उसको शुरू किया जा सकता है। तो वहाँ पर एक छोटी पिकअप से कुछ सिलेंडर्स उतर रहे थे उस समय। सुबह 10 अगस्त की सुबह 11 बजे की बात। 11:20 मुझे अभी भी याद है, मैंने उस तस्वीर भी ली उसकी। फिर मैं वहाँ से ऑक्सीजन प्लांट पे गया। वहाँ पर मैंने देखा कि वो जीरो ऑक्सीजन प्लांट का जो मेजरमेंट जीरो था, उसमें नो ऑक्सीजन थी, यानी जीरो था। फिर मैं वार्ड के अंदर गया। वार्ड के अंदर उस तरह से कुछ नहीं लग रहा था कि रात में कोई एक बड़ा हादसा हुआ है। एक सन्नाटा सा, मातम जैसा एक पसरा हुआ था। अभी तक आपको कुछ नहीं पता था? हाँ, मुझे नहीं पता था कि रात में क्या हुआ है। कुछ हुआ था लेकिन लेकिन ये बाहर मुझे एक वहाँ पर मेडिकल कॉलेज पे ही रहने वाले एक स्टिंगर मिले अखबार के। तो मैंने उनसे पूछा कि रात में क्या हुआ था। कहे नहीं, रात में तो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी और बड़ा यहाँ पे क्राइसिस हो गई थी। लेकिन उन्होंने और कुछ वो नहीं बता इसके आगे कुछ नहीं बताया। नहीं बता पाए। तो वो करीब और भी वहाँ से जो रिसोर्सेज थे मैंने उनसे भी कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। और 1 घंटे 1.5 घंटे तक वहाँ पर रहने के बाद भी जब मुझे कुछ नहीं पता चला तो मैं वापस आ गया। फिर करीब 1 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया कि ये रात में काफ़ी डेथ हुई है मेडिकल कॉलेज में। तो उन्होंने सोर्स का फ़ोन। हाँ जी, जी। तो हमने पूछा कितनी डेथ हुई, तो उन्होंने बताया कि 30-35 डेथ हुई है। तो ये बहुत, क्योंकि एक ऑक्सीजन ये इंसेफ्लाइटिस के पीक सीज़न में भी मैं इतने दिन से देख रहा हूँ
अधिकतम डेट 8 या 9 से ज़्यादा नहीं होती थी। पूरे सीजन भर में? हाँ, मतलब कि एक दिन में 24 घंटे में। 24 घंटे की बात कर रहे हैं। मतलब मैंने अखबार में भी रिपोर्टिंग की है और कभी इससे ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर 20, 22 और 30 तक की मौत खबर आ रही थी। तो मैं फिर से मैंने जाने के पहले मैंने कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को फ़ोन किया, जो हमको जानते थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा हुआ है वहाँ पे और सारे अफसर वहीं भाग के जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। कितना बज रहा था उस समय? उस समय करीब 2 ढाई जी 3 बज गया था। तो सब लोग वहाँ जा रहे थे। फिर मैंने उसके बाद मैंने जाने से पहले मैंने सोचा कुछ और इस पर काम कर लें। तो मैंने उस ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसी से को रेखा करके नाम था ना, क्या नाम था? दीपंकर, हाँ। उनको फ़ोन किया, क्योंकि वो लेटर मुझे कुछ दिन पहले मिला था, जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज और डीएम को और लखनऊ के बड़े अफसरों को लिखा था कि पेमेंट ड्यूज के बारे में, और उन्होंने लिखा था कि ये अगर नहीं मिला तो हमको मजबूरन सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। तो उसमें वो एक नंबर दिया गया था, एक कॉन्टैक्ट नंबर था और एक व्यक्ति का नाम था जो इसको देखता था। तो उस नंबर पर मैंने रिंग किया तो उसने उठाया। तो ये मैंने बताए बिना कि कोई मेडिकल कॉलेज में हुआ है, मैंने पूछा कि सप्लाई क्या आप लोग रोक दिए हैं? तो वो बताया कि हाँ इतना पेमेंट है और हम लोग 6 महीने से प्रयास कर रहे थे, सबसे मिल रहे थे, कोई सुन नहीं रहा हम लोग की। तो उस समय तक मुझे ठीक-ठीक ये पता नहीं था कि ऑक्सीजन सप्लाई का नेटवर्क कैसे होता है। अच्छा, इतना अभी आपको मतलब ये आप समझ रहे थे क्राइसिस है, लेकिन आप उस पूरे सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। समझना चाहता था मैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हम वहाँ से महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ से आइनॉक्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है, वहाँ से वो ऑक्सीजन टैंकर के ज़रिए वहाँ पर लोड होके, जो ऑक्सीजन टैंकर होता है लिक्विड ऑक्सीजन का, वो उससे लोड होके यहाँ पे आता है। और हर तीसरे दिन हमको एक यहाँ पर हमको उसको फुल करना रहता है, उसको खाली नहीं छोड़ सकते। हर तीसरे दिन एक आके टैंकर जो है उसमें ऑक्सीजन फुल करता है। रिचार्ज टॉप अप होता जाता है। और वो उनके यहाँ से एक रिपोर्ट भी जाती है। तो एक सिस्टम मैंने समझे, तो उनके बताने से मुझे समझ में आ गया कि कैसी सप्लाई होती है, उसका चेन क्या है और पेमेंट का सिस्टम क्या है, ये सब। फिर उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज शाम को करीब 5, साढ़े 5, 6 बजे गया। तो क्या सीन था वहाँ पे? वहाँ पर देख के बहुत भीड़ हो चुकी थी और उसके जाने के पहले मेरे पास कई और फ़ोन आए, जो हमारे मित्र रिपोर्टर्स थे और भी थे कि क्या आपको पता है कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी हो गई, कितने लोग बच्चे मर गए? तो हमने कहा कि ये तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन की क्राइसिस कल रात में हो रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि वो इंतज़ाम नहीं कर पाएँगे, और मैं फिर भागा हुआ वहाँ पे गया। तो वहाँ पे गया तो पूरा एन्सेफेलाइटिस वार्ड में रिपोर्टर्स बहुत बड़ी संख्या में, 40-45 की संख्या में वहाँ पर लोग थे। और वहाँ पर जो एमपी हैं बांसगांव के, कमलेश पासवान बीजेपी के, वो मौजूद थे और वो एक बाइट दे रहे थे। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने कमलेश पासवान वो एक बाइट दे रहे थे और वो उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने भी अपना मोबाइल से उस बाइट को रिकॉर्ड किया कि वो बोल रहे थे कि इसकी जांच हम लोग कराएंगे कि क्या हुआ है, अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि ऑक्सीजन की कमी से ये हुआ है। अच्छा। हाँ, और ज़रूर कुछ बच्चों की मौत हुई है, लेकिन इंसेफ्लाइटिस के सीज़न में लोगों की मौत होती है और इसकी हम लोग जांच कराएंगे। अभी वो ठीक वो भी नहीं बता पा रहे थे। तो वहाँ से एक वार्ड का मैंने चक्कर लिया। उस समय तक काफ़ी वार्ड में बहुत लोग आ चुके थे और मरीजों में भी अफरा-तफरी थी और प्रेस रिपोर्टर्स भी बहुत बड़ी संख्या में थे। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि डीएम भी वहाँ पे वार्ड के अंदर से वो निकल रहे हैं। डीएम? उस समय रौतेला थे वो, जो डीएम थे। और जो सूचना विभाग के कर्मचारी भी आए, उन्होंने हमसे कहा कि डीएम साहब अभी ब्रीफिंग करेंगे, आप लोग जो एक सेमिनार कक्ष है उसमें चलिए। तो मैं उनके पीछे गया। तो वो एक पीछे जो वार्ड नंबर 12 है, जो इंसेफ्लाइटिस का, जो इंसेफ्लाइटिस के पीछे एक वार्ड नंबर 12 और 14 भी है। तो जहाँ पर 14 तो एडल्ट्स को भर्ती किया जाता है, 12 को। तो इस बीच में मेरे मोबाइल पर कंटिन्यूअस दिल्ली से और यहाँ से पत्रकारों के इतने फ़ोन आ रहे थे कि वो एक तरफ बात करना और फिर कुछ सब जगह ये लोग जानने के थे कि क्या हुआ है। क्योंकि आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं, इसलिए कई संस्थानों के लिए आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो उधर से भी प्रेशर होगा। एक तो मुझे लग गया कि ये एक कड़ी थी कि आप पेमेंट आप डॉक्टरों को नहीं कर रहे थे। एक सिस्टम जो था वो फेल्योर था लगातार, वहाँ पे लोगों को समय से पेमेंट नहीं हो रहे थे और ऑक्सीजन, मुझे लग गया कि उसी की कड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ है।
और फिर डीएम ने ब्रीफिंग की तो वहाँ पर मैंने देखा कि डॉक्टर कफील खान उनको ब्रीफ कर रहे थे डीएम को, उससे वो सूचना ले रहे थे। उसके पहले एक और ऐसी घटना हुई जो मेरे मतलब पत्रकारिता जीवन के लिए भी वो एक सबक है कि एक लंबे से अधिकारी को मैंने वहाँ देखा, मैं उनको पहचानता नहीं था पहले, कि वो लगातार फ़ोन पे बातचीत कर रहे थे मोबाइल पे। तो मैं उनके करीब ही था, तो वो उनकी बातचीत से अंदाज़ा लगा कि वो किसी बड़े अधिकारियों को ब्रीफिंग दे रहे हैं कि क्या हुआ है। तो वो बोल रहे थे कि रात में कुछ सिलेंडर्स आ गए थे, कुछ इस तरह की बात सुनी। तो मैं जानबूझ के उनके पास हो गया कि जानने की कोशिश हो कर, सके क्या ओवर हियरिंग की कोशिश। और उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। अच्छा। तो मुझे लग गया कि ये कोई इम्पोर्टेंट अधिकारी हैं जिनके पास महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो लेकिन वो पूरी बात मैं समझ नहीं पाया और वो कागज़ भी उनके हाथ से देख नहीं पाया। लेकिन जब वो जो डीएम जहाँ ब्रीफिंग करने के लिए सेमिनार कक्ष में गए, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मेरे बगल में ही बैठ गए थे। तो वो हाथ से कागज़ मैंने फिर देखा, तो इस बार उसका जो प्रिंट, आपने उनके हाथ में ही था, आपने देखा बस। वो प्रिंट वाला मेरे तरफ था। तो मैं थोड़ा से झुकने की कोशिश किया तो उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ है। तो मैंने अपने मोबाइल से उठ के उसको 2-3 स्नैप्स उसको लिए कि बाद में देखेंगे कि इसमें क्या है। फिर उसके बाद देखा कि कफील खान आके डीएम को कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, और फिर मेडिकल कॉलेज के और भी डॉक्टर्स और ये सब लोग थे। बाहर एक उस सेमिनार कक्ष के बाहर एक महिला बहुत ही आर्तनाद करके रो रही थी। तो मैं फिर वहाँ से उसके पास गया, तो वो लगातार रोए जा रही थी, और जितने उस समय कैमरामैन और रिपोर्टर्स पहुँचे थे वो वहाँ चले गए और उसको कैद करने लगे अपने कैमरे में। तो बल्कि मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपके साथ? तो कही कि मेरी बेटी की बच्चा था, वो मर गई। तो हमने कहा क्या ऐसी ऑक्सीजन का है? वो बोलते हुए यही कही कि हाँ। फिर उसने पूछा, हमने कहा कहाँ की? क्योंकि इतनी बुरी तरह से दोनों माँ बेटी लिपट के रो रहे थे कि उनसे कोई सवाल पूछना वाजिब नहीं लग रहा था। तो केवल मैंने वो एक हो जाता है हम लोगों के लिए कि यार इतना, कई तो एक्सप्लॉइट करते भी हैं, लेकिन कई बार इतनी ज़्यादा एक करुणा से भरे हुए लोगों को देख के लगता है कि आप उनको क्यों ही परेशान करें। उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्ची चली गई, और फिर हमने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं? तो वो केवल इतनी बोली कि रामकोला से आए। मैंने उनसे और कोई सवाल नहीं किया। और इसी बीच चूँकि उसकी रोने की आवाज़ जो है वो जहाँ ब्रीफिंग होनी थी उसके अंदर तक जा रही थी, और पूरा एक माहौल, तो डीएम ने संभवतः या किसी अफसर ने इशारा किया तो बहुत सारे पुलिस वाले आए और उसको चुप कराने लगे कि आप चुप हो जाइए, या दूसरे जगह ले जाने की कोशिश करने लगे। मैंने ये किया कि मैंने अपने रामकोला के एक रिपोर्टर को वहाँ से फ़ोन किया कि एक महिला है जो, और इस ऑक्सीजन कांड में मैं वहाँ से भी कोई एक डेथ हुई है, ज़रा आप इसमें पता कर सकते हो तो आप पता करिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक इसके बारे में जानकारी होगी। खैर डीएम ने वहाँ पर एक ब्रीफिंग की, और उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में उन्होंने बताया कि 8, 9, 10 में कितनी मौतें हुई हैं, और कितने बच्चे एडमिट थे, कितने बच्चों की डेथ हुई है। और फिर उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। क्या आंकड़ा दिया था उन्होंने? हैं? क्या आंकड़ा दिया था उन्होंने? वो आंकड़ा, वो ये 9 तारीख को भी कितने डेथ हुई थी, 10 को भी कितनी डेथ हुई थी। हाँ, अब एकदम मुझे तो वो कागज़ देखने पड़ेंगे, लेकिन वो नंबर देने का मकसद उनका ये था कि ये सामान्य ही है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं है आंकड़ा। वो जो मैंने बाद में उसको अलग से किया था, तो वो जो 7:20 पर ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका 9 तारीख की शाम को। और उसके 10 और उसके बाद से सिलेंडर लगाए गए थे। जब लो बीप हुआ तो फिर सिलेंडर उन्होंने लगाया, और सिलेंडर भी रात को 11 बजे तक वो लास्ट हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बचा था इनके पास। तो ये रात को 11 बजे, एक तो 7 से 11 तक एक सिलेंडर से आपने सप्लाई देने की कोशिश की थी, और उसके बाद पूरी तरह ख़त्म हो गया था। तो कई घंटे तो नो ऑक्सीजन की स्थिति थी। बाद में देर रात एक जगह से कुछ सिलेंडर्स आए थे, जिसके बाद में डॉक्टर कफील का कहना है कि उन्होंने अरेंजमेंट किया था। तो डीएम ने ये बताया कि इसकी हम लोग जांच कराएंगे, और एक कमेटी गठित कर रहे हैं जो इसको देखेगी कि कैसे हुआ और किसकी रिस्पांसिबिलिटी थी। तो बल्कि मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि अभी कुछ दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर ने वहाँ मेडिकल कॉलेज में एक रिव्यू मीटिंग की थी कि इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए। तो हमने कहा कि 2 दिन पहले ही वो चीफ मिनिस्टर यहीं थे, और जहाँ आप लोग मीटिंग कर रहे थे वहाँ से ऑक्सीजन प्लांट 200 मीटर की दूरी पे है।
तो आप लोगों को इतना भी ये बात नहीं है कि ऑक्सीजन का पेमेंट नहीं हो रहा है और सप्लाई रुक सकती है, आप लोग किस बात की रिव्यू कर रहे थे? तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर हमने कहा कि ये जो पेमेंट का इशू है वो तो डॉक्टरों के साथ भी था, इसके भी साथ था। तो वो एक तरह से वो मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो बल्कि कहे कि नहीं आप बात ठीक कर रहे हैं, इसको हम सब लोग देखेंगे। वो प्रेस ब्रीफिंग बहुत जल्दी वहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं करीब 1:30 बजे, करीब 12 बजे तक वार्ड में रहा। लेकिन मुझे कुछ और जानने की वो थी कि आखिर रात में हुआ क्या है था। अभी तक मतलब आपको ये पता चला था कि ऑक्सीजन की कमी हुई है, हाँ, आपको ये पता चला कि बच्चों की मौत हुई है, लेकिन अभी भी आप बहुत श्योर नहीं थे कि हुआ क्या है। मतलब मुझे ये लग रहा था कि क्या ऑक्सीजन ही रीज़न है। वो बाद में जो जिस अधिकारी के जो पेपर थे उसको मैंने अपने मोबाइल में जब देखा तो उसमें वो सारी चीज़ें मिल गई। क्या था? उसमें ये डिटेल्स थे कि किस किस टाइम पर कहाँ कहाँ से सिलेंडर्स आए हैं। अच्छा। जी। और उसमें एक जो डेटा था वो थोड़ा सा ब्लर हो गया था। तो वो मेरे लिए एक्सक्लूसिव स्टोरी थी कि पूरी रात जो थी ये सिर्फ 52 सिलेंडर पर ये लोग काम चलाते रहे पूरा, और जो पर्याप्त नहीं था जितने लोग वहाँ पे भर्ती थे। उनकी डिटेल्स का और एनालिसिस करने से मुझे एक जानकारी ये उसी रात वहाँ पे मिली उस कागज़ के ज़रिए कि सिर्फ उसी रात मैंने ये स्टोरी की थी कि सिर्फ 24 घंटे केवल 52 सिलेंडर पे ये लोग चलाते रहे। फिर दूसरा मेरे वहाँ एक रिसोर्स ने मुझे रात को 11:30 बजे उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि सिर्फ इंसेफ्लाइटिस वार्ड में ही नहीं और भी वार्डों में मौत हुई है। अच्छा। हाँ, ये तथ्य आज तक पूरे ऑक्सीजन एपिसोड में इसको गायब किया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन पहले जब ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हुई थी तो वो फिर इंसेफ्लाइटिस वार्ड के लिए थी, लेकिन बाद में उसको एक्सटेंशन करते हुए जो 14 नंबर वार्ड है मेडिसिन वार्ड है, जिसमें एडल्ट पेशेंट भी इंसेफ्लाइटिस के भर्ती होते हैं, वहाँ भी उससे सप्लाई जाती थी। और कुछ अन्य वार्डों में भी इसकी, जैसे ट्रामा सेंटर है या इमरजेंसी है, उसमें भी इससे जाता था। तो वहाँ पर भी उसी रात 18 मौतें हुई थी एडल्ट्स की, मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो वार्ड नंबर 14 होता है, उसकी भी डिटेल्स मुझे मिली थी। तो वो मैंने मेडिकल कॉलेज से लौटने के बाद 4 स्टोरी उस समय की कि एक तो ये कि वयस्क 18 एडल्ट्स की भी मौत हुई है, इंसेफ्लाइटिस वार्ड में तो हुई ही है, और 52 सिलेंडर सिर्फ इनके पास थे, ये पूरी रात उसी से चलाते रहे। तो ये इस पूरी कहानी। फिर अगले दिन अगले दिन तो अभी मीडिया में फ्लैश ही हो गया था, भयानक रिपोर्टर्स। बहुत सारे लीडर्स भी आ गए थे, कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू और कुछ लोग बाहर धरने पर भी बैठ गए थे, और पूरा वार्ड। कितने महीने का पेमेंट रिमाइंडर था मनोज जी? उस समय उनका करीब 64 लाख 4 महीने से ज़्यादा का था। मतलब पिछली सरकार का भी था, इस सरकार का भी था, दोनों मिला जुला के? नहीं, इसी सरकार के समय का था। पिछला ड्यूज क्लियर था? हाँ, उसके पहले का कुछ था, लेकिन इसी क्योंकि जो ड्यूज का उनका प्रावधान था कि वो वीकली ये 15 दिन पे हर पखवाड़े पे वो बिल वो जनरेट करते थे और उनका हो जाना चाहिए था। लेकिन ये पूरा मेडिकल कॉलेज में उस समय जो सिस्टम था कि जो एक देखिए कि मेडिकल कॉलेज में एक होता है कि उसका नियमित बजट है, जिसमें वो डॉक्टर्स हैं, सब कुछ उसको मैनेज करना है। वो तो उसका रेगुलर बजट रिलीज हो जाता था। लेकिन इंसेफ्लाइटिस को लेकर धीरे धीरे जो एक बड़ा रिसोर्स भी, करीब 300 से ज़्यादा वहाँ डॉक्टर और कर्मचारी काम कर रहे थे। फिर उसके मेडिसिन का बजट था, फिर ऑक्सीजन प्लांट का बजट था, फिर मेंटेनेंस का बजट था। इसको रेगुलर बजट में शामिल नहीं किया गया था। इसके लिए अलग से यहाँ से लिख के जाता था, फिर वो भेजते थे एनएचएम के जरिए, कुछ एनएचएम से आता था, कुछ हर फंड से आता था। तो वो इरेगुलेट था और बहुत लंबे समय से अनियमितता उसमें थी और नियमित पेमेंट नहीं होता था। लोग त्रस्त थे वहाँ पे, डॉक्टर नर्स जो भी काम कर रहे थे 6-6 महीने तक बिना तनख्वाह के काम कर रहे थे। तो ये उसी में ये भी एक आता था कि इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। और आश्चर्य की बात है कि जब मुख्यमंत्री वहाँ रिव्यू मीटिंग कर रहे थे तो ये बात भी बाद में उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे सामने ये बात लाई ही नहीं गई। लेकिन ये जो ये बड़ा आश्चर्य है कि जो ऑक्सीजन सप्लायर एजेंसी थी उसने सबको चिट्ठियाँ लिखी थी उसमें। मुझे ये भी याद है, जब इसके बाद, इस घटना के बाद मैं रिपोर्टिंग पे आया था तो मेरे सामने कुछ व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स आए थे। उन लोगों ने मुझे दिखाए भी थे, कुछ डॉक्टरों ने यहाँ पे बीआरडी के। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी एसओएस मैसेज भेजे जा रहे थे। बीआरडी के अपने अंदरूनी ग्रुप में भी एसओएस मैसेजेस भेजे जा रहे थे
कि ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, इतना क्यूबिक मीटर बचा हुआ है या यहाँ पे बंद करना पड़ सकता है। मैंने अपने डॉक्टरों ने ही दिखाया अपने ही फ़ोन में कि ये व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिए, हम लोग उस रात मैसेज भेज रहे थे, लगातार भेजे जा रहे थे। तो मतलब एक पैनिक सिचुएशन थी लगातार। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो देखिए उसके होता है ना कि ये घटना होती है, फिर उस आज करीब-करीब 4 साल पूरे हो गए 5 ना। साल अब होने जा रहे हैं हाँ, तो। 10 अगस्त को 4 साल हो गए। तो उसके बहुत सारे नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर कफील ने कोर्ट में भी और अपने जो उनके खिलाफ जो जांच हुई थी उसमें जो पेपर सबमिट किए हैं, तो उसमें वो व्हाट्सएप ग्रुप का चैट भी उन्होंने डाला है। फिर जी। वो जो उन्होंने जो कॉल किए थे डॉक्टरों के, तो वो जब गए हैं रात को वहाँ पे, तो वहाँ से ही मैसेज आया था कि ऑक्सीजन नहीं है, और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो वहाँ प्रिंसिपल हैं या चाहे एचओडी हैं या जो भी चाहे एक्टिंग प्रिंसिपल हैं, ये कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। ना उन्होंने, सब लोग सुबह आए हैं। तो रात में जो थोड़ी बहुत क्राइसिस, जैसे कि एसएसबी के पास गए थे, एसएसबी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था और अखबारों में भी छपा था कि डॉक्टर कपिल वहाँ से उन्होंने कुछ ट्रक की मांग की थी, और हाँ, एसएसबी ये सब भी बाद में आया ये था। सब आ गया। तो अगले 2 दिन तक, अगले दिन ये फिर ये सप्लाई आई है, वो ट्रक से आई है, उसकी भी हम लोगों ने खबर की थी। और ये बात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पहले दिन से इस बात को कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी ज़रूर हुई, लेकिन जंबो सिलेंडर से आपूर्ति शुरू की गई थी, और फिर बाद में जंबो सिलेंडर्स भी और दूसरे जगह से मंगा लिए थे, और उससे किसी की मौत नहीं हुई। ये जो एक सरकार की ओर से, हाँ, मतलब मुझे याद है कि मैं कई मौकों पे मैंने ये सुना है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई। मतलब सिद्धार्थनाथ सिंह का वो गैर जिम्मेदाराना बयान याद की, जिसमें वो कहते हैं कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, और मिला जुला के, और उसके बाद बीआरडी के भी अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ ने बार बार कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी। ये मतलब मुझे याद है कि मैंने एक बार गणेश कुमार जी को फ़ोन किया था, जो प्रिंसिपल बाद में आए, तो मैंने उनको फ़ोन किया तो किसी घटना पर बातचीत करने के लिए। मैंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई थी, वो उन्होंने वहीं पे टोका मुझे। उन्होंने कहा कि अरे आप लोग क्यों मेरे मुंह में बात डाल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से कहाँ मौतें हुई थी, ऑक्सीजन की कमी से वहाँ कहाँ मौतें हुई थी, ऐसा नॉर्मल है, लंबे समय से होता रहा है। और मैं नहीं, वो मतलब वो अपनी तरीके से बातचीत रखने की कोशिश कर रहे थे। कफील अपने बारे में जो कहते हो मनोज जी, कफील जो भी दावा करते हो कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, मुझे याद है कि मैं बीआरडी के एक पीडियाट्रिशियन से मिल रहा था, उनसे ही बातचीत कर रहा था, कि उन्होंने बताया था उस रात के बारे में। उन्होंने बताया कि वो 2-3 घंटे बाद आए थे उस पूरी घटना में। 2-3 घंटे बाद उनके पास मैसेजेस आए, वो रात बिरात पहुँचे थे, और उन्होंने कहा था कि यार वो मतलब टोटल क्योस था, मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब वो लग रहा था कि कुछ भी कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है यहाँ पे। देखिए उसमें बाद में जितने भी जिन बच्चों की डेथ हुई थी, वो उसमें 64 बच्चों की बात करते हैं लोग, और बहुत सारे अखबारों ने इसी को रिपोर्ट किया, और उसी को आज भी कहा जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक्चुअल जो मैंने 7:20 पर जो रात से जो ऑक्सीजन की कमी हुई, क्योंकि वो तो ऑपरेटर ने भी लिखा था कि शाम तक का है ही उनके पास, तो मैं 7:20 से लेके, और जब फिर से सामान्य जो स्थिति नहीं हुई 10 और 11 तक, तो उस दौरान का मैं मानता हूँ, तो मेरे हिसाब से 34 बच्चों की जो अगर डेथ हुई वो ऑक्सीजन की वजह से, और 18 एडल्ट्स। तो ये मैंने 34 बच्चों में मैं अगले 1 साल के अंदर 2017 से 2018 के अंदर मैंने लगभग सभी परिवारों से मैं मिला, ये जा चुका हूँ सभी परिवारों से, और उनके इंटरव्यू किए हुए हैं। तो उसमें सब ने देखिए जो एक घटना होती है, जिस पर कुछ घटनाओं के साथ आप मौजूद हैं, जैसे कि वो लेटर है, फिर सुबह मैं गया, कुछ चीज़ें अपने आँखों से देख रहा हूँ। कैंटोनमेंट से ट्रक मांगा गया, सब कुछ हुआ था। एक रात में वहाँ नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो बच्चे थे, उनके जो परिजन थे, वो उन लोगों ने जो कहानी बयां की, उसमें सब ये बता रहे थे कि वो सभी डॉक्टरों ने और नर्सेज ने अचानक सबको हम वो बैग दे के, और उससे कहा कि आप बैग से। हाँ ऑक्सीजन दीजिए। तो ये सभी लोगों ने इस बात को उस पूरी रात से लेकर अगले दिन तक ही बताया कि ये कहा गया। तो अगर कोई क्राइसिस नहीं थी तो ये क्यों किया गया? तो वो जाहिर है कि ये करीब कई घंटे तक ऐसा था कि आपके पास न जंबो सिलेंडर में ऑक्सीजन था, न ये आपके प्लांट से ऑक्सीजन ख़त्म तो हो ही गई थी। लेकिन सरकार ने जो जितनी समितियां बनाई, जैसे एक मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, एक कमेटी डीएम ने जो बनाई थी, उसने 24 घंटे में ही रिपोर्ट दे दी। और उसके बाद एक दिल्ली से एक डॉक्टरों का एक पैनल आया था,
जिसमें कई विशेषज्ञ थे। जब जिस दिन नड्डा जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के उनके साथ ही वो लोग आए थे और उन लोगों ने अभी कोई जांच शुरू की थी या नहीं की थी, उनकी एक प्रेस मीट कराई गई मेडिकल कॉलेज में, उसमें मैं मौजूद रहा। तो उन लोगों ने से सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने देख लिया है, एक ट्रेंड देखा है पिछले 3 सालों का और इसमें अगस्त में और जुलाई में इस एक दिन में इतनी मौतें सामान्य हैं। एक पूरा मैंने ट्रेंड देखा है। तो इसलिए कहना कि ऑक्सीजन से, उसमें तो एक डॉक्टर इतना तक बोल गए कि ख़त्म हो जाती है तो कमरे में जो ऑक्सीजन होती है वो उतना तक पर्याप्त हो सकता है कि किसी बच्चे को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मतलब से भी ऑक्सीजन लिया जाता है। ये तो ब्लंडरस स्टेटमेंट है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो रिकॉर्ड है मेरे पास। तो वो उस पूरी कमेटी ने, तो मैंने इनसे पूछा कि अगर कमरे के ऑक्सीजन से ही अगर ज़रूरत है तो ये इतने आप बड़े बड़े प्लांट और ये सब लगाने की क्या ज़रूरत है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वैसी सिचुएशन से कोविड सेकेंड वेव के दौरान एक ज़िले के डीएम कह रहे थे कि पीपल के पेड़ के नीचे लटा दो, ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं महसूस होगी। फिर उन्होंने अपनी रिटर्न रिपोर्ट सबमिट की, फिर मुख्य सचिव की रिपोर्ट आई। सॉरी मैं टोक रहा हूँ आपको, 64 सरकारी आंकड़ा है लेकिन आप बता रहे हैं 34+8 आंकड़ा नहीं है जो अधिकतर लोगों ने रिपोर्ट किया, मान लीजिए। मीडिया में जो मतलब एक्चुअल आंकड़ा इससे ज़्यादा है क्या बच्चों की मौत का? तीन रातों का मिला के 8, 9, 10 3 रातों को इसलिए हम नहीं कह सकते कि उस समय तो ऑक्सीजन था, प्लांट में भी 9 तारीख की रात से लेकर 10 तारीख 10 और 11 जो जब प्लांट में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था और आपके पास जो रिजर्व में जंबो सिलेंडर होते हैं वो 52 होते हैं, तो वो कुछ ही घंटे में जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो कुछ ही घंटे में ख़त्म हो गए। तो जब तक जंबो सिलेंडर और जगह से, क्योंकि आपने इमरजेंसी वो नहीं किया था, अरेंजमेंट नहीं किया था, जैसे आपको पता चल गया था सुबह, पूरे मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटी को सबको पता चल गया था कि शाम तक का ऑक्सीजन प्लांट है और उसके बाद हमारे पास रिजर्व में 52 सिलेंडर है। तो करना ये चाहिए था कि आपको रिजर्व में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट से तो टैंकर तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसको आने में 3 दिन लगता है, महाराष्ट्र से लेकर चलता है। तो वो अगर वो भेज भी देता तो 3 दिन पहले पहुंचता नहीं। तो आपको जंबो सिलेंडर बहुत पर्याप्त संख्या में, कम से कम 300-400 की संख्या में आपको इंतजाम करना चाहिए था। तब आप 24 घंटे वार्ड में, इंसेफ्लाइटिस वार्ड में उसकी सप्लाई रख सकते थे, जारी रख सकते थे। ये नहीं हुआ, इसी की वजह से कई घंटे ऐसी सिचुएशन रही जिसमें ऑक्सीजन, वो बाद में जब दिन में खलीलाबाद से और कुछ अन्य जगहों से कुछ आए तो वहाँ से टाइम लगा। तो ये एक बड़ा कारण था जिसको छिपाया गया। और एडल्ट्स जो मौतें हुई उसकी, और सही मायनों में तो ये जब तक आप ये जानकारी हम नहीं मिलेगी, और मुझे भी आज तक नहीं मिल पाई है, कि वो चाहिए ये था कि पूरे मेडिकल कॉलेज में उस 10 और 11 की रात में कितनी डेथ हुई, उसका डेथ ऑडिट होता। ये आज तक नहीं हुआ हर वार्ड में और हर अस्पताल को मेरे ख्याल से हर साल में डेथ ऑडिट करना होता है। बिल्कुल। तो वो संख्या कितनी थी और उसके कारण क्या थे, क्योंकि इसमें जो कई ऐसे वार्ड है जैसे इमरजेंसी में बहुत सीरियस मरीज होते हैं जिसमें उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जहां महिलाओं की डिलीवरी होती है वहां भी ऑक्सीजन की बहुत सारी ज़रूरत होती है, वो सब सप्लाई वहीं से थी। तो इसका तो कोई हमारे पास इसकी जानकारी ही नहीं मिल पाई है, आज तक नहीं मिल पाई है। अभी तक जो जानकारी है कि इंसेफ्लाइटिस वार्ड में या NICU में यानी नीकू में और पीकू में कितनी डेथ हुई, और अलग से जो मुझे जानकारी मिली थी कि एडल्ट्स वार्ड में जो 18 लोगों के नाम हैं वो एक ही रात, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आखिर उस रात में ऐसा क्या हुआ कि 18 लोग मर गए, तो ऐसा हो नहीं सकता, वो बहुत ही असामान्य मौतें हैं। तो वो जाहिर है कि वो ऑक्सीजन से ही हुई, लेकिन इस बारे में मीडिया का भी उस पर अटेंशन नहीं हो पाया, बच्चों पर ही फोकस रहा और उन 18 मौतों को, हाँ, उनका हिसाब नहीं बना। और फिर बाद में वो सब कहानियाँ शुरू होती हैं कि कफील खान को योगी डांटते हैं, ये कहानी चलती है। हाँ, वो सर की बात चलती है। फिर कहते हैं कि जो कार्रवाइयाँ हुई, जिनको जेल भेजा गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ऑक्सीजन प्लांट संचालक और तो स्टाफ को भी मेडिकल कॉलेज से निलंबित थे, वो सब बहाल हो चुके हैं, सब नौकरी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो रिटायर भी हो गए। उनको टर्मिनेट किया गया। एकमात्र एक व्यक्ति जो बर्खास्त किया गया या दंडित हुआ वो डॉक्टर कफील खान। तो इस तरह से एक तरह से गवर्नमेंट ने सबको जो बाहर, मेरे ख्याल से उसमें भी हुआ ना, ये लोग जो ऑक्सीजन जो कंपनी थी
वो अरेस्ट हुए, उनकी जमानत हो गई। उन लोगों की भी जमानत हुई थी शायद, सुप्रीम कोर्ट केस हुई ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से 2 लोगों की जमानत हुई। आर के जो उस समय तत्कालीन प्रिंसिपल थे आर के मिश्रा, उनकी जमानत हुई, और जो ऑक्सीजन सप्लायर थे उनकी जमानत हुई। बाकी सबकी हाई कोर्ट से हुई। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज के जो लोग हुए थे उसमें जो कर्मचारी भी थे, एक फार्मासिस्ट भी थे, वो फार्मासिस्ट रिटायर हो गए, बहाल होने के बाद रिटायर हो गए। प्रिंसिपल जो आर के मिश्रा थे वो भी बहाल होने के बाद रिटायर हो चुके हैं। और तीनों बाकी 3 जो कर्मचारी थे वो अभी बहाल हो गए और ड्यूटी कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर सतीश जो थे वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। एक मात्र कफील खान हैं जिनको सस्पेंड किया गया, फिर उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और एक तरह से हर जगह यही स्थापित हो गया कि ऑक्सीजन की कमी। उसमें देखिए, एक बाद में मैंने चार्जशीट, जो पुलिस जांच भी उसकी हुई ना, कई स्तरों पे इसकी जांच हुई। जो पुलिस ने चार्जशीट, उस समय एक सीओ थे यहाँ अभिषेक सिंह, उनको जांच सौंपी गई थी। उन्होंने जो अदालत में, कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की है, उस पर मैंने एक लंबी स्टोरी कारवान के लिए किया था। वो आप इतना चौंकाने वाला वो चार्जशीट है, और जिस तरह से जांच हुई है वो मजाक है एक तरह से। उसमें ऑक्सीजन सप्लाई क्यों कम हुई या बंद हुई, उसका पेमेंट क्यों नहीं है, उस पर कोई बात ही नहीं हुई है। वो तो मान ही नहीं रहे, तो कहाँ से रखा जाएगा अगर अगर वो उनका डिनायल है उसको लेके। आप जो उन्होंने उन बच्चों के, जिन बच्चों की डेथ हुई, उनके परिजनों से स्टेटमेंट लिए हुए हैं जांच अधिकारी ने, और जैसे लगता है कि एक ही कॉपी पेस्ट करके केवल नाम बदल के सब पे डाल दिया गया। वो सब परिजन ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बीमार हुआ, मेडिकल कॉलेज लेकर आए, सबका इसी तरह से है। और ले आए और वहाँ पर रात में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अम्बू बैग दिया गया, और कमी ज़रूर हो गई थी, लेकिन उसके वजह से मेरा बच्चा नहीं मरा, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर था, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। ये सभी बच्चों के परिजनों का स्टेटमेंट पुलिस के चार्जशीट में दर्ज है। मैंने उस चार्जशीट के बाद कई परिजनों से बातचीत की, जो जाहिद थे यहाँ बिछिया में, बांस गांव में कुछ लोग थे, कि उसमें मैंने पूछा कि ये पुलिस चार्जशीट में आपका इकबालिया बयान इस तौर पर दर्ज हुआ है कि आपने पुलिस जांच अधिकारी के सामने कहा कि मेरा बच्चा गंभीर था इसलिए मरा, ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। तो कैसे, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, हम लोगों ने सबने यही कहा कि ऑक्सीजन की कमी हुई, उसकी वजह से हमारे बच्चा मरा। तो ये एक जांच में, आप पुलिस जांच में भी देखिए, आश्चर्य है कि आप जितने भी जांच हुई, चाहे मुख्य सचिव ने जो जांच की, चाहे वो एक्सपर्ट कमेटी जो दिल्ली से आई थी, या पुलिस ने जो जांच की, या डीएम ने जो जांच कमेटी बनाई, या लखनऊ से एक कमेटी भेजी गई थी जो ऑक्सीजन सप्लाई की जांच की, पूरी उन्होंने जांच की थी। सबकी रिपोर्ट एक तरह की है, सबकी भाषा एक तरह की है, और सब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कमी हुई, प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, लेकिन जंबो सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में समय रहते इंतजाम कर लिए गए, और उसकी वजह से किसी की मौत नहीं हुई। ये सबका निष्कर्ष एक तरह का है। ये अपने आप में आश्चर्य है। पुलिस भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचती है, आपके एक्सपर्ट कमेटी भी इसी में, मुख्य सचिव भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि ये लापरवाही हुई डॉक्टर कफील खान को, इसलिए उसमें अभियुक्त बनाया जा रहा है कि उन्होंने चिकित्सा में लापरवाही बरती, और दूसरे प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह के भी आरोप लगाए थे उनके, उस तरह की चीज़ें हुई थी। इसके बाद से, हाँ, इसके बाद से सर इन्होंने कुछ सीख ली है कि नहीं उन्होंने जी, मतलब कुछ वही लोग भी बताते हैं कि उस घटना के बाद से इनकेफ्लाइटिस का लोड और दस्तक प्रोग्राम, तमाम चीज़ों पे मतलब काम किया गया। मतलब ठीक है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, लेकिन उसके बाद कुछ काम हुआ, सीखा है। जैसे कि ये वो उसके बाद एक इंसेफ्लाइटिस वार्ड बनना था, क्योंकि जो इंसेफ्लाइटिस के सीज़न में करीब करीब 400 बच्चे तक एडमिट होते थे, और जो वार्ड था वो मुलायम सिंह के गवर्नमेंट में बना था 100 बेड का, वो कम हो रहा था, बाद में उसका विस्तार हुआ था। तो वो डेडिकेटेड एक वार्ड बना था, जिसके लिए मतलब प्रस्ताव बहुत पहले भेजा जा चुका था। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल थी, उनको भेजा गया था। उस घटना के बाद तुरंत उसको बनाने का काम शुरू हुआ। तो अब ये हुआ कि अब बहुत बड़ी संख्या में भी 400-500 बच्चे भी अगर आ जाएं तो भर्ती होने के लिए पर्याप्त जगह है। दूसरा ये हुआ कि जो ये आपका जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था, जिसका पैसा आके रखा हुआ था और उसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा था, इसी कांड के बाद उसको रिलीज़ किया गया, वो बन के तैयार हो गया। तो फिर 500 बेड वाला बच्चों का भी हॉस्पिटल अब बन के तैयार हुआ। तो अब ये, और दूसरा ये जो एक पेमेंट का जो उसमें डिले वाला जो इशू था, वो अब ख़त्म हो गया है कि वहाँ के कर्मचारियों को मेडिसिन का जो बजट है वो रेगुलर आ रहा है। तो अब उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि इंसेफ्लाइटिस ख़त्म हो गई,
इंसेफ्लाइटिस उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंपेन किए, दस्तक के नाम से एक कैंपेन चलाया। उसके बारे में मुझे ये कहना है कि 18 तक तो काफ़ी पेशेंट आए हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में 19, 20 और 21 इस साल भी कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस साल कुछ जुलाई अगस्त में मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन बुलेटिन जारी करता है मेडिकल कॉलेज? नहीं, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब आंकड़ों में आंकड़े मेडिकल, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज के अधिकारी से या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से पूछ लीजिए तो सब ये कहेंगे कि इंसेफ्लाइटिस ख़त्म हो गया, कम हो गया, बहुत मिनिमम रह गया है, डेथ में भी बहुत कमी आई है और एडमिशन में भी बहुत कमी आई। लेकिन वो ये नहीं बताते कि कितना इस साल एडमिशन हुआ, कितने डेथ हुई। तो वो जो पहले बहुत आसानी से हम रिपोर्टर जो मेडिकल कॉलेज में रोज़ शाम को फ़ोन करके और जान जाते थे, मेडिकल कॉलेज का एक फार्मासिस्ट रिपोर्ट कर देता था या वहाँ के जो इंचार्ज थे तो रिपोर्ट कर देते थे कि आज इतने पेशेंट आए, नाम सहित दे देते थे। वो बाद में उसी घटना के बाद उसको बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि अब सूचना विभाग इसको जारी करेगा। तो कुछ दिन तक सूचना विभाग भेजता रहा, तो उससे मिलता रहा। उसमें हालांकि ये ज़्यादा ऐड कर दिया गया था कि इतने लोग आज स्वस्थ होकर लौटे, उसमें अचीवमेंट को ज़्यादा दिखाया जाता था। बाद में सूचना विभाग ने भी अचानक से वो बंद कर दिया। तो मैंने सूचना विभाग के अधिकारी से बताया कि ये तो आप लोग देते थे, तो उन्होंने कहा मुझे मना कर दिया गया है कि आप ये रिलीज नहीं जारी करेंगे। तो अब वो कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से भी मांगने पे। तो अभी क्या है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज आधिकारिक रूप से कोई बयान देता है या वीकली बुलेटिन ऐसा कुछ जारी करता है? कोई बुलेटिन नहीं जारी होती है, बयान भी नहीं देते हैं। आप बात करने पर फ़ोन काट देते हैं, जब भी आप कहिए तो कोई नंबर्स नहीं देते हैं और कहते हैं कि आप लखनऊ से पता करिए। इस बारे में हम लोग नहीं कुछ बता सकते, अनऑफिशियली कहते हैं कि हम लोग को मना किया गया है। चलिए, तो इसको हम लोग इसको भी हम लोग एक तरीके से बातचीत करने की, इस पर तस्दीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्लेम हमें भी कई बार सुनाई देता है। गोरखपुर में मैं बताएं कि अभी बार आ रहा हूँ, बहुत बार आ चुका हूँ, तो यहाँ पर ये भी मुझे देखने को मिला है। तो एक बार हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की ये बातचीत कैसी लगी हम ज़रूर जानना चाहते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा अपनी राय, अपनी सलाह और अपने सुझावों से हमें सींचिएगा हम लल्लन टॉप को। जाहिर सी बात है सरकार को सजग रहना चाहिए। जाहिर सी बात है सरकार की सजगता किसी एक हादसे के बाद नहीं आनी चाहिए, वो सहज खुद से ही आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के तौर पर आनी चाहिए। आप लल्लन टॉप दिख रहे थे।